आ गया। चलो देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मनी। ठीक है, मनी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले समझना है हिस्ट्री, कि मनी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, है ना। क्योंकि मनी का यूज क्या है, किस सिस्टम में हम मनी का यूज करते हैं? तो एक्सचेंज सिस्टम में हम मनी का यूज करते हैं। एक्सचेंज सिस्टम के अंदर हम मनी का यूज करते हैं जनरली। तो एक्सचेंज सिस्टम के अंदर जो मनी का यूज है, ये ऐसा तो नहीं है कि एक्सचेंज सिस्टम आज आया है ना, मनी आज आया है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज सिस्टम बहुत ज्यादा एक ओल्ड सिस्टम है ना। जब ह्यूमन सोसाइटी बना होगा, है ना, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को समझते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मनी का क्या हिस्ट्री रहा है ना। फिर इसके एवोल्यूशन पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी क्या हुआ, स्टेबल होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी स्टेबल होना स्टार्ट हुआ, एक सिविलाइजेशन स्टेबल होना स्टार्ट हुआ, तो सोसाइटी दो अलग अलग टेरिटरी में, क्षेत्र में बट गया। एक बन गया प्रोडक्शन एरिया और एक बन गया कंजम्पशन एरिया। ठीक है, ये दो एरिया बन गया। अब कोई भी पर्सन इस सोसाइटी का है, वो अगर इस एरिया में, तो वो क्या बनेगा? प्रोड्यूसर। क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर। और अगर वो इस एरिया में है तो वो क्या बनेगा? कंज्यूमर, है ना। यानी सेम पर्सन में बी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। एक ही व्यक्ति क्या बन सकता है? प्रोड्यूसर भी, और एक ही वही व्यक्ति क्या बन सकता है? कंज्यूमर भी, है ना। तो ये सिस्टम हुआ होगा जब ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुआ होगा। तो सोसाइटी अल्टीमेटली, कुछ लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में जुड़ गए होंगे और कुछ लोग कंजम्पशन एक्टिविटी में जुड़ गए होंगे, है ना। फिर जितने लोग प्रोड्यूसर हैं वो भी कंज्यूमर है ना। कंज्यूमर तो हर कोई है ना। और अपने आप में प्रोड्यूसर भी हर कोई व्यक्ति है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं यहां क्या हूं? एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, मैं बाहर किसी शॉप पे जाऊंगा और वहां पर जाकर के मैं कुछ परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए जाऊंगा, तो वहां मेरा रोल क्या होगा? एज अ कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो कि सोसाइटी के अंदर क्या बना? एक साइड बना प्रोड्यूसर और दूसरा साइड कंज्यूमर। अब देखो, प्रोड्यूसर जो कुछ भी प्रोड्यूस करके कंज्यूमर को दे रहा है, तो ये फ्री में तो नहीं दे देगा। फ्री में दे देगा क्या? फ्री में नहीं देगा। तो कंज्यूमर उस चीज के बदले कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है। जो भी प्रोड्यूसर, जो भी पर्सन है, उसको कुछ ना कुछ कंज्यूमर क्या कर रहा है? दे रहा है ना। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या दे रहा है कंज्यूमर को। तो ये दो में से कोई एक देगा, या तो गुड्स या सर्विसेज, है ना। और चूंकि ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई मीडियम उस टाइम पे था नहीं, तो ये भी क्या बदले में देगा? गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इनिशियल जब एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, ये जो इसको दे रहा है और जो ये इसको दे रहा है, इसी सिस्टम को क्या कहा गया? एक्सचेंज सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या कहा गया? एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे रहा है और कंज्यूमर बदले में जो कुछ भी प्रोड्यूसर को दे रहा है, इस सिस्टम को कहा गया एक्सचेंज सिस्टम। तो अब ह्यूमन सोसाइटी के अंदर क्या आया? एक्सचेंज सिस्टम आ गया, है ना। एक्सचेंज सिस्टम का मतलब आदान प्रदान, लेन देन, है ना। ये सिस्टम चला। लेकिन शुरुआती दौर में, इनिशियल टाइम पीरियड में जो ये एक्सचेंज सिस्टम चला, ये एक्सचेंज सिस्टम क्या कहलाया? यही एक्सचेंज सिस्टम कहलाया बार्टर सिस्टम। यही क्या था? बार्टर सिस्टम, है ना। क्योंकि यहां पर कोई भी मनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इधर से गुड्स एंड सर्विसेज उधर जा रहा है, तो उधर से भी गुड्स एंड सर्विसेज ही इधर आ रहा है।
ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कमोडिटी टू कमोडिटी, अगर ट्रांजैक्शन में कमोडिटी से कमोडिटी को ट्रांजैक्ट किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम। उसे क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम के अंदर क्या हुआ, तो कंज्यूमर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और प्रोड्यूसर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, आज तो लगता है दोनों खाली है। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या है, कमोडिटी, इसे इसलिए नाम पड़ गया इसका कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो, किसी के पास, सपोज कि किसी के पास वीट है, सरप्लस में क्या है, वीट है, और किसी के पास सरप्लस में कैट है ना। तो यहां पर अब सपोज कि ये जो पर्सन है इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है। तो ए और बी, ए बी की नीड क्या होनी चाहिए, वीट। ट्रांजैक्शन कब होगा, जब बी की नीड वीट होगा और ए की नीड कैट होगा। तो ए क्या करेगा, वीट किसको दे देगा, बी को, और बी कैट किसको दे देगा, ए को, है ना। कैट किसको दे देगा, ए को। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन जरा सोचो कि ऐसा अगर ना हो, अगर एक और कंडीशन बता रहा हूं, दूसरा कंडीशन क्या है कि ए और बी फिर से सामने हैं, ए के पास इस बार राइस है और बी के पास इस बार पल्स है, दाल। बी की रिक्वायरमेंट राइस है, ठीक है, बट ए की रिक्वायरमेंट पल्स नहीं है ना। ए की रिक्वायरमेंट शूज है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो चूंकि ओल्ड एंशिएंट टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम इसलिए एंशिएंट टाइम में ज्यादा फेजिएबल था, ज्यादा रेलिवेंट था उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम में ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा नहीं था। लोग दिन में एक या दो या नहीं भी ट्रांजैक्शन करते थे, बहुत कम रिक्वायरमेंट थी उस टाइम में लोगों की, है ना। तो लोग क्यों जाएगा ट्रांजैक्शन करने के लिए, लोग क्यों मार्केट, क्यों किसी को ढूंढेगा, है ना। लोग अपने ही खेत पर सामान उपजाते थे, जो भी फूड ग्रेन्स होता था उपजाते थे, और फूड ग्रेन्स के अलावा उनका बहुत ज्यादा और रिक्वायरमेंट, उन्हें कौन सा एसी चाहिए, उन्हें कौन सा रेफ्रिजरेटर चाहिए, उन्हें कौन सा बस ट्रक कहीं जाने के लिए चाहिए, कुछ भी नहीं, है ना। वो लोग अपने एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया तक में एंटर नहीं होते थे। तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्विजिटीज क्या थी, बहुत कम थी। लेकिन आज जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होने लगा, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइडर लेवल पर आने लगा, सिविलाइजेशन डेवलप करने लगा, प्रोडक्शन कंजम्पशन लेवल जो है वो बहुत हायर लेवल पर आ गया, है ना। ये सब जैसे जैसे डेवलप होने लगा, ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट हो गया, ट्रांजैक्शन तेजी से डेवलप किया। अब ट्रांजैक्शन अगर तेजी से डेवलप करेगा और उसमें आप ट्रांजैक्शन का मोड इतना स्लो और लेंदी मोड रखोगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगा या सिविलाइजेशन कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए उस टाइम के लिए बार्टर सिस्टम ठीक था, क्योंकि बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं है, बार्टर सिस्टम एक नेचुरल एक्सचेंज सिस्टम है ना। बार्टर सिस्टम एक नेचुरल एक्सचेंज सिस्टम है ना, कि ठीक है मेरे पास जो है वो आप ले लो, जो सरप्लस है, ऐसा नहीं कि जो हमारी नीड है उसमें से मैं दे दूंगा, जो सरप्लस है। बार्टर सिस्टम कैसे चलता है, जैसे मान लो कि हमारे साल का रिक्वायरमेंट है 2 क्विंटल्स वीट और हमारे पास है 3 क्विंटल्स वीट, तो हम 1 क्विंटल क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो चीज सरप्लस हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज केवल उसी का करते थे, है ना। तो इतना वाइडर लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं था, प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटी इतना वाइडर लेवल पर नहीं था, तो ये वहां के लिए काफी रेलिवेंट था कि हाँ ठीक है, एंशिएंट टाइम के लिए काफी
अच्छा था। बट नाउ डेज अभी के लिए अगर अभी बार्टर सिस्टम आ जाए तो अभी तो डे में लोग कितना नेशनल कितना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लेता है। तो सोचो कि इतनी हायर लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन कर रही हो और उस बीच में ट्रांजैक्शन के लिए बार्टर सिस्टम हो, तो क्या ये इतना वाइडर लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी रन कर पाएगा? सेल परचेज इतना वाइडर लेवल पर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो बार्टर सिस्टम के अंदर जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से कुछ लो फॉल्स पाया गया, कुछ ड्रॉबैक्स पाए गए, है ना। हालांकि ये अपने टाइम के लिए सबसे सुपीरियर एक्सचेंज सिस्टम रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज बार्टर सिस्टम नहीं है, आज भी बार्टर सिस्टम है। गांव में आप देखते हो खेतों पर लोग मजदूरों से काम करवाते हैं, बदले में अनाज दे देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने लेबर सर्विस लिया और बदले में आपने पैसे देने की जगह क्या दे दिया? अनाज दे दिया। तो ये भी क्या है? ये भी तो बार्टर सिस्टम ही है। आज भी गांव में रूरल एरिया जो रिमोट एरिया होता है वहां पर कुछ चीजें ट्रांजैक्शन होती है बार्टर सिस्टम में। जैसे किसी के घर में गेहूं की कमी है, किसी के घर में राइस ज्यादा है, तो दोनों एक्सचेंज कर लिए, है ना। तो आज भी ये सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डेड सिस्टम है, बिल्कुल अब कहीं भी नहीं है। आज भी ये सिस्टम जीवित है, आज भी ये सिस्टम लाइव है ना। बट ये है कि वाइडर लेवल पर हम इसको कभी भी इंप्लीमेंट अब नहीं कर सकते, है ना। आज कई देशों के बीच में भी बार्टर एक्सचेंज होता है, कई देशों के बीच में बार्टर एक्सचेंज। जैसे मान लो कि रूस से हमने क्रूड ऑयल परचेज किया और रूस ने कहा कि आप मुझे चावल दे दो, तो हमने क्या किया? क्रूड ऑयल लिया उससे और बदले में हमने चावल एक्सपोर्ट कर दिए। बताओ इसमें कहीं मॉनेटरी सिस्टम है? नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पर आज भी क्या होता है? बार्टर सिस्टम फिजिबल है ना। तो ये जो बार्टर सिस्टम है ये एक ओल्ड एंशिएंट और नेचुरल एक्सचेंज सिस्टम था, लेकिन चूंकि करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में, करंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है ना। सबसे पहले तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास कोई प्रोडक्ट रखा हो या सर्विसेज रखा हो। फिर वो पर्सन ऐसा होना चाहिए इसके लिए कि हमारे पास जो चीज है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, और ऐसा पर्सन इजीली तो नहीं मिल जाएगा। मिलेगा क्या ऐसा पर्सन कि उसके पास जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जो है जो वो उसकी रिक्वायरमेंट है। ये कोइंसिडेंस है, आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मिल जाए तो कोइंसिडेंस है ना, कि आपको मिल गया। तो सबसे पहला जो इसके अंदर जो बार्टर सिस्टम के अंदर जो ड्रॉबैक है उसकी वजह से मॉनेटरी सिस्टम लाया गया, है ना। अब बार्टर, सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि बार्टर सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो सिंपल है, बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर कमोडिटी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। इसको क्या कहते हैं? सीसी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो ये पूरा का पूरा क्या है? बार्टर सिस्टम है। क्लियर? अब जरा देखो कि ये जो सीसी इकोनॉमी है, बार्टर सिस्टम है, ये आज के इकोनॉमी या आज के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कैसे फिट नहीं है। तो इसके लिए हमने इसमें से कुछ पॉइंट्स, इसके ड्रॉबैक्स हमने निकाले। मतलब ह्यूमन ने, मानव ने कुछ इसमें से ड्रॉबैक निकाला जो इसको आज के इकोनॉमिक जो प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस है, उसमें इसे फिट नहीं बैठने देता है ना। वो कौन कौन से ड्रॉबैक हैं इसको हम देखेंगे। तो बार्टर सिस्टम समझ में आ गया, है ना। तो बार्टर सिस्टम में अब हम देखेंगे कि ड्रॉबैक क्या क्या है ना। बार्टर सिस्टम के अंदर ड्रॉबैक क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स में लिख लो बार्टर सिस्टम, मनी चैप्टर में सबसे पहले लिखो बार्टर सिस्टम और उसका डेफिनेशन लिखो। इसका डेफिनेशन लिखो लिखो बार्टर सिस्टम refers to that system
in which commodity exchange for commodity exchange for commodity, है ना। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कमोडिटी के लिए एक्सचेंज की जाती है, ठीक है। अब लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो पहला लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वही चीज जो मैंने बताया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं कि मतलब दोहरी इच्छा के, ये कह सकते हैं कि संयोग में कमी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे समझो कि ए के पास राइस है और एक की रिक्वायरमेंट क्या है? पल्स, दाल, है ना। तो ए को एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट राइस हो और जिसके पास पल्स हो, है ना। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढना, ऐसा पर्सन ढूंढना आसान नहीं था, है ना। तो क्विक ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है कि ए को तुरंत मिल जाए ऐसा कोई व्यक्ति, है ना। लेकिन अब ए को मिला एक पर्सन बी कह रहा है देखो राइस तो मेरी रिक्वायरमेंट है बट मेरे पास पल्स नहीं है ना, मेरे पास दाल नहीं है, सॉरी, है ना। क्या ट्रांजैक्शन हो पाया? तो दोनों में किस चीज की कमी देखी गई? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, है ना। एक दूसरे की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने की पावर एक दूसरे के पास नहीं है ना। एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई करने के पावर एक दूसरे के पास नहीं है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसी को कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लिखो इसके अंदर बोथ बायर एंड सेलर are ready to exchange each other's goods. Both buyers and sellers are ready to exchange each other's goods. ठीक है, इससे पहले लिख लो, सबसे पहले बार्टर सिस्टम, सबसे पहले लिखो पूरे लाइन के सबसे पहले, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली both buyers and sellers are ready to exchange each other's goods. तो बार्टर सिस्टम कब काम करेगा? जब बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे की गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो इसके अंदर ड्रॉबैक, इसमें ये वाला समझ में आ गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, है ना। तो बार्टर सिस्टम तभी वर्क कर सकता है जब दोनों पार्टी, बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज देयर गुड्स, ईच अदर्स गुड्स, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है पॉइंट? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, है ना। अब यहां पर हो क्या रहा है कि
किसी भी कमोडिटी की वैल्यू हम मेजर नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। आज अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर पेन, शूज, क्लॉथ्स, तो हम इजीली जवाब देंगे, है ना। हम कह सकते हैं कि हाँ ये 10 रुपए का है, ये 200 का या 400 का या 500 का या 1000 का है ना। तो एक्सचेंज करने में आज हम क्या कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लो ये मार्कर, मुझे इस मार्कर के साथ हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है ना। तो ये मार्कर इस मार्कर के साथ हमें एक्सचेंज कर, हमें दोनों की वैल्यू क्या है पता है, तो हम इजीली एक्सचेंज कर लेंगे। कहेंगे देखो ये 20 रुपीज का है, ये 30 रुपीज का है, तो ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, बट तुम्हें 10 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू का है, ये वाला कम वैल्यू का है। बट अगर ये बार्टर सिस्टम में होता तो ना तो हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होता ना इसका। तो ऐसे में लोग क्या करते थे, रैंडमली वैल्यू फिक्स कर लेते थे, है ना, कुछ भी वैल्यू फिक्स कर लिया। ऐसे में क्या होगा कि एक पार्टी लॉस में चला गया, एक को बेनिफिट हो गया, है ना। दूसरी बात कि बार्टर सिस्टम में कई बार लाइव मनी ट्रांजेक्शन होता है, लाइव वो गुड्स ट्रांजेक्शन, जैसे बफेलोज, काव, ये सब क्या ट्रांजेक्शन में लाया जाता है, बकरी वगैरह ट्रांजेक्शन में। तो अब क्या करोगे कि भाई 1 क्विंटल चावल हमने एक बकरी देकर के खरीदा था, है ना, मतलब एक बकरी देकर के 1 क्विंटल चावल लाया था, तो क्या 50 केजी राइस जो है वो आप हाफ बकरी में ले जाओगे, तो बकरी को हाफ थोड़ी करोगे, है ना, ये भी था। तो ये जो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी लैकिंग थी कहां पर, इसकी लैकिंग थी बार्टर सिस्टम के अंदर। इससे क्या होता था कि इसलिए क्योंकि कॉमन मेजर नहीं था, यूनिट ऐसा कुछ नहीं था। आज मनी है, मनी का काम क्या है, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर देता है, दूसरा कि ये किसी गुड्स की वैल्यू को क्या कर देता है, मेजर कर देता है। हम किसी गुड्स की वैल्यू को आजकल किसमें मेजर करते हैं, मनी में। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ ये गुड्स ये है, ये लो जी कार लो, है ना, है ना, और आप कुछ भी दे दो। हम ये कहते हैं कि ये कार इतने की है ना, ये थोड़ी कहते हैं कि कार की लंबाई ज्यादा है ना, या कार की ऊंचाई ज्यादा है। ऐसा करके इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं क्या, या फिर इस तरीके से मेजर करते हैं कि कार की कीमत कितनी है, प्राइस कितना है, वैल्यू कितनी है मॉनेटरी टर्म में, है ना। इस टाइम पे ये चीज नहीं था, ऐसा कोई कॉमन मेजर यूनिट नहीं था जिससे हम इसको मेजर, किसी भी गुड्स को मेजर कर सके। तो लोग रैंडमली कहते थे, रैंडमली फिक्स कर दिया कि ठीक है आप ये सामान, लोग जरूरत के हिसाब से देखते थे, है ना, जरूरत किस चीज की है। अगर किसी को राइस की रिक्वायरमेंट, किसी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, वो ये समझता ही नहीं था कि इसकी वैल्यू ज्यादा है ना। उसे कैसे पता कि इसकी वैल्यू क्या है, उसने देखा कि सामने पानी है, पानी की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो भी सामान मेरे पास एडिशनल है उसको दे डालो और पानी लो भाई, है ना, ये ट्रांजैक्शन था। तो ऐसा इस तरीके से क्या होता था, एक का लॉस दूसरे का बेनिफिट, एक पार्टी सफर करने लगता था, है ना। तो एक क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, इसको कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट भी हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आज देखो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट हम किसको कहेंगे, ऐसे समझो कि बार्टर सिस्टम में क्या क्रेडिट पे सामान कोई किसी को दे सकता था, वैल्यू ही नहीं पता था कि आपको फिर रिटर्न कितना लेना है, क्या लेना है। आज आप ये चीज कर सकते हो, आज आप डेफर्ड पेमेंट सिस्टम रख सकते हो, कहीं पे कोई चीज क्रेडिट पर लेकर के, और उसे हम बाद में क्या कर सकते हैं, पैसा लौटा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग है फ्यूचर पेमेंट के लिए, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम में नहीं था, जो कि मॉनेटरी सिस्टम में इजिली आप कर सकते हो। आज हम फंड बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, है ना। तो क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो मॉनेटरी सिस्टम के अंदर है, लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं था, है ना।
उसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके बाद कौन सा है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जरा ये बताओ कि बार्टर सिस्टम में जो सामान है उसको हम क्या उतने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं जितने दिन तक मनी को रखा जा सकता है? क्या उसमें हम फ्यूचर को उतना ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं जितना हम मनी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज आप मनी को जाकर के बैंक में सेव कर लो, है ना, बैंक में सेव कर लो, कहीं दूसरे जगह जाकर इन्वेस्टमेंट कर लो, है ना, इंटायर ऑप्शन है आपके पास, मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। अनाज सेव करोगे, अनाज पेरिसेबल इन नेचर का होता है, ज्यादा दिन तक थोड़ी सेव रख सकते हो, खराब हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम। तो मेजर जो प्रॉब्लम था वो 4 टाइप्स के प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं अपने तरफ से कुछ बता देता हूं, जैसे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज आप इजिली ट्रांसफर कर लेते हो, मॉनेटरी सिस्टम में आप इजिली किसी को पैसे भेज सकते हो, लेकिन इसमें आप वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, है ना। बार्टर सिस्टम के अंदर वैल्यू को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये मेजर कुछ प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम के अंदर। इसी प्रॉब्लम की वजह से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 प्रॉब्लम है ये मेजर प्रॉब्लम है किस चीज का, बार्टर सिस्टम का। इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से क्या इन्वेंट किया गया, मनी, है ना। तो बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था ये हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं बार्टर सिस्टम से कहां, मनी पे। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने देखा कि सोसाइटी डेवलप हुआ। सोसाइटी जब डेवलप हुआ तो सोसाइटी बाइफरकेट हुआ 2 पार्ट्स में और बना प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर। सेम पर्सन में भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, एक ही व्यक्ति प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हो सकता है या होता है ना। तो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन ऐसे फ्री में तो होगा नहीं, दोनों ने एक दूसरे को कुछ दिया, है ना। जब दोनों ने एक दूसरे को कुछ दिया, है ना, तो यही क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन हुआ तो उस टाइम में तो कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज ही ऑफर करते थे, जिसको क्या हमने नाम दे दिया, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। फिर हमने देखा कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू ही क्या किया जाता है, एक्सचेंज की जाती है ना। लेकिन बार्टर सिस्टम में, क्योंकि बार्टर सिस्टम मैंने ये भी बताया कि उस टाइम के लिए काफी रेलिवेंट रहा होगा, क्योंकि उस टाइम में वाइडर लेवल पर इतना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होता था, बहुत कम ट्रांजैक्शन था, लोगों की नीड बहुत कम थी, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत वाइडर लेवल पर। आज हम जो चीज मार्केट में, आज कंज्यूमरिज्म है, कुछ भी चीजें तुम एक्सपेक्ट करो कि ये चीज हमें हमारे पास होना चाहिए, वो मार्केट में अवेलेबल है ना। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, उस टाइम पे इतना डेवलप्ड नहीं था, है ना। तो ट्रांजैक्शन इतना नहीं था। आज आप ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हो तो इसका मतलब कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए तो इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। आप अपने दादाजी से जाकर के पूछो कि उनके टाइम की रिक्वायरमेंट क्या थी, है ना, और अपने टाइम की रिक्वायरमेंट को उससे कंपैरिजन करो तो पता चलेगा कि इन लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत कम था, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें ऐसा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए जो काफी फास्ट हो, क्योंकि आज हम ज्यादा टाइम एक जगह स्पेंड करेंगे तो फिर दूसरे जगह वो टाइम नहीं दे पाएंगे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना। हर एक कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी बिजनेस में क्या है, इन्वॉल्व है, उसके पास इतना। तो ये दरअसल इकोनॉमी को ये क्या कर देता, इकोनॉमी की प्रोसेस को स्लो कर देता ये ट्रांजैक्शन, है ना, ये सिस्टम। इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको हटा करके इसको रिप्लेस किया गया, कौन से सिस्टम से, बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया गया मॉनेटरी सिस्टम से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ये बिल्कुल ही एलिमिनेटेड है, बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, डेड सिस्टम है, ऐसा नहीं है। आज भी ये सिस्टम रन कर रही है कहीं ना कहीं, है ना कहीं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ये सिस्टम रन कर रही है, कहीं ना कहीं रूरल एरिया में ये सिस्टम रन कर रही है। तो आज भी ये सिस्टम जिंदा है, ऐसा नहीं है, आज भी लाइव है, लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल पे, है ना, क्योंकि अब ये वाइडर लेवल पर फेजिबल नहीं रहा, ये पॉसिबल नहीं रहा। इसलिए अब हम आ जाते हैं मनी पे। तो कुछ मनी के हिस्ट्री के बारे में समझेंगे,
और फिर तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मनी है क्या। देखो लोग, और इसके कई जगह अलग अलग, कई अलग अलग सोर्स से अलग अलग इसकी कहानी है। कोई कहता है मिडिल ईस्ट में कॉइन्स पहले आया, फिर कोई कहता है कि चाइना में, कोई कहता है टर्की के अंदर, जिसको अब टर्की कहा जाता है ना, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं करेंसी वगैरह ये सब आया है ना। मनी जो वर्ड है, ये वर्ड, ये रोम यानी इटली में रोम के अंदर एक देवी रहती थी जिनका नाम है जूनो। जिनका नाम क्या था? जूनो। और इनका टाइटल था मोनेटा। इनका टाइटल क्या था? मोनेटा। और यहां पर एक मिंट हुआ करता। मिंट किसको कहते हैं? टकसाल को, जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिंट, है ना। अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि इंडिया में कहां कहां मिंट है ना। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तुम लोगों के सिलेबस में ये नहीं है थोड़ा सा, लेकिन जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूं। इन्हीं मोनेटा के नाम पर मनी का नाम मनी पड़ा, ठीक है। ये मोनेटा से मोनेरा हुआ, मोनेरो से फिर मोने हुआ, मोने से फिर और भी मोनिये हुआ, फिर जाकर के बहुत इवॉल्व होकर के ये आया कहां? मनी। तो जो मनी वर्ड है ये कहां से लिया गया? रोम के, जो इटली की एक गॉडेस थी, एक देवी थी जिनका नाम क्या था? जूनो, जिनका टाइटल क्या था? मोनेटा। तो इसी जूनो मोनेटा से ये मनी वर्ड आया है, ठीक है। इसका जो हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि इसका मतलब ही वहां पर शो किया गया था वार्ड, है ना, है ना। हम लोग इसको अलग उसमें लेते हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि भाई ठीक है, कुछ चीजों को रिलेट करके हम नाम दे देते हैं। तो वहां पर मिंट है, यहाँ पर टकसाल है, ये बंडा है, तो क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? मोनेटा है जी, है मोनेटा नाम दे दो, है ना। हमारे यहाँ कई मिसाइल का नाम है ना, भगवानों के नाम पे। हमारे यहाँ मिसाइल का नाम होता है अग्नि, आकाश, पृथ्वी, है ना। तो ऐसे ही इनका भी, इनके दिमाग में भी आया होगा। यहाँ पर टकसाल, भाई मनी बना रहे हो, मनी बना रहे हो तो नाम क्या देना है? करेंसी बना रहे हो, नाम क्या देना है? तो यह मोनेटा का मंदिर है, मोनेटा नाम दे दो। तो मोनेरे नाम दिया गया, मोनेरे से मोनिये नाम दिया गया, मोनिये से पता नहीं और भी एक दो और वर्ड है, वो दे करके ये लाया गया मनी, ठीक है। तो ये मनी का कुछ वर्ड का हिस्ट्री है। फिर भी ये कहा जाता है कि 600 BCE में इधर के ही साइड में मनी पहली बार मेटलिक फॉर्म में यूज हुआ, ठीक है। मनी होता क्या है? मनी दरअसल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? कि कुछ भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बदले में आप क्या पेमेंट करेंगे? मनी, है ना। अब सामने वाला आपसे, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर जो मनी है वो लीगल ऑथोरिटी के साथ काम करता है, मतलब लीगल टेंडर होता है। मनी लीगल टेंडर में काम करता है। लीगल टेंडर का मतलब कि वहां के गवर्नमेंट और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो ऑथराइज्ड होता है, तो लीगली एक्सेप्टेबल है। मनी क्या होता है? किसी भी कंट्री में उस कंट्री का जो करेंसी होता है, जो डोमेस्टिक करेंसी है, वो लीगली एक्सेप्टेबल। जैसे इंडिया में आप करेंसी, कोई भी आपको इंडियन करेंसी, इंडियन नोट, रुपीज अगर आपको दे रहा है, तो आप वहां पर किसी भी ट्रांजैक्शन का अगेंस्ट में अगर आपको रुपी दिया जा रहा है तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मुझे कुछ और चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं तो फिर आप जेल जाओगे, है ना। उसने अगर कंप्लेन कर दिया सामने वालों ने तो आप जेल जाओगे, सामने वाले ने अगर कंप्लेन कर दिया तो ये लीगली एक्सेप्टेबल है। बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? कुछ भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका माध्यम क्या है? मनी। मीड में आपको क्या देना है? पहले क्या था कि आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपको जो कुछ दे रहा है वो मैटर कर रहा है। अब ये नहीं है, अब आप कुछ भी परचेज कर रहे हो किसी से, है ना, तो बदले में आप क्या पेमेंट करोगे? तो सबसे पहला जो बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये क्या हो गया? सॉर्ट आउट, है ना। इसको खत्म कर दिया किसने? मनी ने। मनी के कौन से फंक्शन ने? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अब कोई भी आप ट्रांजैक्शन करो, आपको डबल कोइंसिडेंस
ऑफ वांट्स को बीच में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप ट्रांजेक्शन के बदले क्या दे सकते हो, मनी, ठीक है। और ये लीगली एक्सेप्टेबल होता है, ऑथराइज्ड होता है ना, तो आप इसे डिनाई भी नहीं कर सकते। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लीगल टेंडर मनी क्या होता है ना, नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या होता है, तो ये सब पार्शली लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, सब कुछ अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मनी समझ में आ गया, मनी इज एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग, है ना। तो जो लीगली एक्सेप्टेबल हो, लीगल, गवर्नमेंट ने जिसको, गवर्नमेंट ने अगर एक पत्ते को कह दिया कि हाँ ये लीगल टेंडर, इसमें लीगल टेंडर उसने ला करके और कह दिया कि नहीं यही है मनी, यही सर्कुलेशन में रहेगा, तो वो सर्कुलेशन में है, वो मनी है ना, ठीक है। तो मनी कैन बी एनीथिंग विच एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्या कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो मनी, ठीक है। तो कुछ भी, कोई भी कमोडिटी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, वो क्या कहलाएगा, मनी कहलाएगा। लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर मनी कुछ लिमिटेड चीजें क्या करता है, मनी का काम करता है, कुछ लिमिटेड चीजें, जैसे कि मनी के अंदर कुछ लिमिटेड चीजें कैसे काम करेगा, तो जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि क्वाइंस और पेपर नोट्स, जैसे हम फिएट मनी भी कहते हैं, है ना, वो काम कर रहा है, सर्कुलेशन में वो है। तो हम देखते हैं कि 1 रुपये से लेकर के, ₹1 से लेकर के, और मैक्सिमम डिनोमिनेशन वाला क्या है, 500, अभी जो नोट चल रहा है यहां तक, ये मैक्सिमम, इंडिया के अंदर मैक्सिमम डिनोमिनेशन वाला नोट कौन सा है, अभी 500, 2000 था लेकिन उसे बंद कर दिया गया 2019 में, है ना। तो इसको अभी जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन, मैक्सिमम वैल्यू कैरी करने वाला जो नोट्स है वो क्या है, 500, है ना। तो यहां तक, यहां से यहां तक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि हम क्वाइंस में कितना मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं, है ना, ये भी है कि आपको कोई 1 लाख रुपया आप क्वाइंस में ही नहीं पेमेंट करने जाओगे, तो उसे तो बैठ करके 4 घंटे वो लगाए उसके गिनने में, फिर तो लोग 1-1 रुपये का 1 लाख रुपये देगा, 1 लाख सिक्का लेकर के गया, लीजिए जी 1 लाख रुपए पेमेंट कीजिए, है ना। क्वाइंस पे लिमिटेशन है कि क्वाइंस से आप केवल 1000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हो, 1000 रुपये तक का, उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर 1000 रुपये आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हो। बट अगर 1000 से ऊपर आप गए, तो ये उसके एडविल पे डिपेंड करेगा, उसके विलिंगनेस पर डिपेंड करेगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है देन ओके, नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन पेपर नोट, इससे हम जितना मर्जी उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, है ना, जितना मर्जी उतना हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पेपर नोट से, 1 रुपये का वो छोड़ करके बाकी ऊपर के जितने सारे पेपर नोट्स हैं। क्योंकि 1 रुपये का क्वाइंस और पेपर नोट कौन इशू करता है, ₹1 का क्वाइंस और पेपर नोट दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। इस नोट पे देखना, इस पे, ये अगर 1 रुपये का नोट हो ना, तो इस पे देखना लिखा होता है भारत सरकार, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहां पर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी का यहां पर साइन होता है। लेकिन 1 रुपये से ऊपर के कॉइन पर क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होगा उसका उस पे साइन होगा, है ना, रिजर्व बैंक के जो भी गवर्नर साहब होंगे उनका साइन होगा उस पे। तो इसलिए 1 रुपये को छोड़ दो, बाकी के ऊपर से आपको जितना पेमेंट करना है वो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन क्वाइंस में नहीं, क्वाइंस में 1,000 तक कर सकते हो, नहीं उससे नहीं, आप 1,000 तक, क्योंकि क्वाइंस मेटेलिक है, क्वाइंस डेंस है, क्वाइंस में एक वजन है ना, आप ज्यादा पैसा नहीं कर सकते। लेकिन पेपर नोट से आपको जितनी मर्जी उतना कर लो, है ना, पेपर नोट से आपको जितनी मर्जी उतना पेमेंट आप कर लो, 1 बिलियन कर लो, ट्रिलियन कर लो, जितना मर्जी उतना कर लो, है ना। लेकिन क्वाइंस से आप मैक्सिमम 1000 तक कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद है, अब ये है कि मनी का फंक्शन क्या है। तो मनी के फंक्शन को दो पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, एक प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में मनी के दो काम है ना। प्राइमरी फंक्शन में एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो ये रहा। मनी का सबसे प्राइमरी काम क्या है भाई, किसी भी ट्रांजैक्शन के बदले हम क्या देते हैं, मनी। तो सबसे प्राइमरी काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा काम क्या है, चीजों की वैल्यू को मेजर करना, है ना। चीजों की वैल्यू को क्या करना, मेजर करना, ये दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो मनी का एक तो प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में दो चीजों को हम रखेंगे, याद रखना, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू, है ना। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू। किसी भी यूनिट की वैल्यू को मेजर करना है आप मनी से कर सकते हैं, ये प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या चीज है, क्या क्या कौन कौन से बार्टर सिस्टम का, आप खुद से बताओ कौन कौन से बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट हो गया। एक तो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स गया, किससे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से, और दूसरा लैक ऑफ मेजर ऑफ, ठीक है। तो दूसरा भी खत्म हो गया। अब बचे कितने, दो, ठीक है। कौन कौन से, डेफर्ड पेमेंट, तो मनी ट्रांजैक्शन में हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं, क्रेडिट हम ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन बेयर कर सकते हैं। तो मनी से हम क्या कर सकते हैं, लोन भी बेयर कर सकते हैं। तो ये भी ट्रांजैक्शन गया, है ना, ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। इसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, है ना। तो मॉनेटरी सिस्टम से तो हम तुरंत ट्रांसफर करते हैं, आज तो कहीं भी रहो, देश रहो विदेश रहो, कहीं भी तुरंत भीम, नकुल, सहदेव, यूपीआई सब चलेगा, है ना। तो आज के सेगमेंट में इतना रहने देते हैं, है ना। इसके बाद हम दोबारा देखेंगे।